हेलो नमस्कार दोस्तों, मैं मयंक तोमर आप सभी का मार्स एकेडमी ऑफिशियल चैनल पे स्वागत करता हूं। और जैसा आप पॉलिटी में लास्ट टाइम हमने आपके फंडामेंटल राइट्स, उसके बाद डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी, राज्य की नीति निर्देशक तत्व और फंडामेंटल ड्यूटीज़ हमने पढ़ाई थी। तो अब हमारा पार्ट 5 स्टार्ट होता है। थोड़ा चलेंगे मैडम ऊपर। पार्ट 5 की अगर बात करते हैं तो भाग 5 जो है आपका पार्ट 5 भाग 5। तो पार्ट 5 इससे पहले मैं आपको थोड़ा सा रिवाइज करा देता हूँ। पार्ट 1, पार्ट 2, पार्ट 3, पार्ट 4 और पार्ट 4A। तो जो पार्ट 1 था ये आपको भारत एवं उसके राज्य संघ, इंडिया इज ए यूनियन ऑफ स्टेट बताता है। सेकंड की बात करेंगे तो ये आपको नागरिकता के बारे में बताता था, सिटीजनशिप के बारे में बताता था। अगर हम आर्टिकल की बात भी करते तो आर्टिकल 1 से लगाकर 4 तक था। अगर हम बात करेंगे भाग 2, ये नागरिकता के बारे में बताता था, ये आर्टिकल 5 से लगाकर 11 तक था। भाग 3 बहुत इंपॉर्टेंट है, उसका लेक्चर आपको मिल गया है, वो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, वहाँ से क्वेश्चन जरूर बनता है। तो पार्ट 3 में आपको बनता है फंडामेंटल राइट्स यानी कि मौलिक कर्तव्य, जो आपके आर्टिकल 12 से लगाकर 35 तक है। उसके बाद हमने पार्ट 4 पढ़ा जिसमें क्या था, डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी, राज्य के नीति निर्देशक तत्व, और ये आपके जो आर्टिकल था 36 से लगाकर 51 तक था। फिर आर्टिकल 4A था जिसमें आपकी बात की गई थी फंडामेंटल ड्यूटीज़ की, मौलिक कर्तव्यों की, और ये 51A में था। अगर हम बात करते हैं नागरिकता की, तो नागरिकता का हमने कहाँ से ली है, नागरिकता हमने ली है ब्रिटेन से। फंडामेंटल राइट्स की बात करते हैं तो कहाँ से लिए गए हैं, यूएसए से लिए गए हैं। डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी कहाँ से लिए गए हैं, ये आयरलैंड से लिए गए हैं। और फंडामेंटल जो ड्यूटीज़ हैं, जो मौलिक कर्तव्य हैं, ये हमने कहाँ से लिए हैं, रूस से। तो इतना हमारा हो चुका है आर्टिकल 51 तक। अब हमारा पार्ट 5 चलेगा, बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर पूछा जाता है भारत के संविधान में सबसे बड़ा भाग कौन सा है, तो सबसे बड़ा भाग कौन सा हमारा, पार्ट 5। ये हमारा आर्टिकल 52 से लगाकर आर्टिकल 151 तक चलता है, यानी कि लगभग 100 आर्टिकल इसके अंदर हैं। भाग 5 में क्या है, भाग 5 में पढ़ते हैं यूनियन। यूनियन मतलब केंद्र सरकार या संघ सरकार। तो संघ में कौन कौन आएगा, संघ में हमारे पास राष्ट्रपति आएंगे, उपराष्ट्रपति आएंगे, आपकी पूरी पार्लियामेंट्री सिस्टम आएगा। आपके बाद इसके बाद आपका जो सुप्रीम कोर्ट है, जुडिशरी का सुप्रीम कोर्ट है जो केंद्र के अंदर आता है, वो उसके अंदर आएगा। तो यानी कि ये बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है और यहाँ से हम क्वेश्चन 100% बनाएंगे एग्जाम में, इस बात की गारंटी है, ठीक है ना। चलिए तो थोड़ा सा देखते हैं पार्ट 5। तो पार्ट 5 मैंने बताया किसके लिए है, पार्ट 5 जो है ये आपका किसके लिए है, यूनियन के लिए है, ठीक है ना। तो इस यूनियन को मैंने 2 भागों में बांटा। इस पूरे जो आर्टिकल 52 से लगाकर और आर्टिकल 151 तक है, इसको मैंने 2 भागों में बांट दिया। कैसे, पहला बांटा मैंने एग्जीक्यूटिव ऑफ यूनियन, संघ की कार्यपालिका, जिसको हम पढ़ेंगे आर्टिकल 52 से लगाकर 78 तक। इसका जो सेकंड पार्ट है वो है लेजिस्लेटिव ऑफ यूनियन, यानी कि संघ की विधायिका, जो आपके लिए विधान बनाते हैं, कानून बनाते हैं, उसको विधायिका बोला जाता है, उसको लेजिस्लेचर बोला जाता है। इसको पढ़ेंगे हम आर्टिकल 79 से लगाकर आर्टिकल 123 तक। एक बात समझेंगे थोड़ा सा बिल्कुल आसान भाषा में, कि जो आपकी जो केंद्र होता है, सेंटर, जो सेंटर की सरकार होती है, जो सेंटर के कानून बनते हैं, जैसे हमारे पास एटॉमिक पावर है, रेलवे है, इंश्योरेंस है, बैंकिंग है, पोस्ट ऑफिस है, माइंस है, तो इन पे जो भी कानून बनते हैं वो बनाता है सेंट्रल गवर्नमेंट, यानी कि जो हमारी राज्यसभा और जो हमारी लोकसभा, इसका मतलब हो गया सेंटर का। अगर हम किसी स्टेट के लिए कोई बिल बनाना चाहते हैं, कोई कानून बनाना चाहते हैं, जिसमें आपका गैम्बलिंग हो गया, जिसमें आपका एनिमल हस्बेंड्री हो गया, जिसमें आपका लॉ रिफॉर्म्स हो गए, भूमि सुधार कानून हो गए, तो बनाता है आपका स्टेट। जैसे उत्तर प्रदेश एक राज्य है, तो हमारे पास क्या है, हमारे पास यहाँ की विधानसभा है। जैसे आप विधानसभा में कौन जाता है, विधायक जाते हैं, है ना। तो ये लोग बनाते हैं स्टेट के लिए, तो यही विधायिका कहलाती है, ठीक है ना। चलिए अब सबसे पहले हम बात करेंगे इसमें। अच्छा, अगर मैं आपसे पूछूं, बताइए जो संसद है, जो पार्लियामेंट है, वो किससे मिलकर बनती है, तो ये क्वेश्चन न जाने कितने बार पूछा गया है। तो पार्लियामेंट के 3 भाग हैं, संसद के 3 भाग हैं। द पार्लियामेंट, जो पार्लियामेंट बनती है वो 3 लोगों से मिलकर बनती है। पहला, इसमें आपका प्रेसिडेंट साहब है, राष्ट्रपति। इसके बाद आपकी लोकसभा और आपका राज्यसभा। तो 2 लोग नहीं होते, क्योंकि यहां से बिल पास होते हैं, जब तक प्रेसिडेंट उस पर साइन नहीं करेगा वो आपका लॉ नहीं बनता। तो संसद के 3 अंग होते हैं, जिसमें आपका एक क्या होता है, राष्ट्रपति होता है, एक लोकसभा होता है और एक राज्यसभा होता है। ये क्वेश्चन बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, अक्सर एग्जाम में पूछा जाता है। चलिए, तो इसमें हम सबसे पहले पढ़ने वाले हैं प्रेसिडेंट यानी कि राष्ट्रपति। तो राष्ट्रपति के बारे में देखते हैं। अच्छा, जो हमने आपको बताया आर्टिकल हम 52 से लगाकर 78 तक पढ़ेंगे, वो हम कहाँ बांटा देखो उसके अंदर। उसमें हम प्रेसिडेंट पढ़ेंगे, उसमें हम वाइस प्रेसिडेंट, उपराष्ट्रपति। जैसे अभी अगर हम बात करें, हमारे राष्ट्रपति कौन है, द्रौपदी मुर्मू जी हैं। वाइस प्रेसिडेंट की बात करेंगे, उपराष्ट्रपति हमारे कौन है, जगदीप धनखड़ जी हैं।
प्राइम मिनिस्टर इसमें पढ़ेंगे हम, काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स मंत्री परिषद। अगर मैं पूछूं बताइए एक लाइन में मंत्री परिषद क्या होता है, काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स क्या होती है, जो प्रधानमंत्री की सहायता करने के लिए व्यक्ति होते हैं उस कैबिनेट को हम क्या बोलते हैं, मंत्री परिषद बोलते हैं, ठीक है ना। अटॉर्नी जनरल यानी कि महान्यायवादी, ये गवर्नमेंट का ही एक मेंबर होता है, ठीक है ना। चलेंगे, अच्छा इसके बाद देखो ये बात यहाँ लिखी हुई भी है, मैंने बहुत अच्छे अक्षरों में लिखी है। पार्लियामेंट किस किस से बनती है, प्रेसिडेंट राष्ट्रपति से, राज्यसभा, ठीक है ना, और राज्यसभा को हम अपर हाउस बोलेंगे, हालांकि मैं इसको आपको बिल्कुल अलग से पढ़ाऊंगा। लोकसभा इसको बोलते हैं लोअर हाउस, यानी कि ये बोलते हैं उच्च सदन, राज्यसभा होता है उच्च सदन और लोकसभा क्या होता है, निम्न सदन होता है, ठीक है। चलेंगे आगे, तो सबसे पहले हम बात करेंगे जुडिशरी ऑफ यूनियन, है ना, संघ की न्यायपालिका जो होती है, जिसमें आपने सुप्रीम कोर्ट की बात की थी, तो ये आर्टिकल 124 से लगाकर आर्टिकल 147 147 तक हम बात करते हैं किसकी, पूरे जुडिशरी सिस्टम की, यानी कि हमने 3 भागों में बांट दिया। पहला भाग प्रेसिडेंट, वाइस प्रेसिडेंट, प्राइम मिनिस्टर, काउंसिल, उसके बाद पार्लियामेंट 123 तक, और 123 के बाद हमारे पास क्या आ गई, जुडिशरी आ गई, ये न्यायपालिका आ गई। आपको पता है इसमें सबसे जो ऊंचा पद है भारत में संविधान में सबसे ऊंचा पद किसका माना जाता है, सुप्रीम कोर्ट का, जिसको हम बोलते हैं सर्वोच्च न्यायालय। CAG इसमें पढ़ेंगे, ये आर्टिकल 148 में आएगा, जिसको बोलते हैं कॉम्प्ट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल ऑफ इंडिया, भारत का नियंत्रक महालेखा परीक्षक, और ये आर्टिकल 148 से 151 तक। तो यानी कि मैं आपको इसको आसान करके पढ़ाने वाला हूँ, 4 भागों में बांटूंगा इसको मैं, ठीक है ना। तो चलो स्टार्ट करते हैं अब अपने राष्ट्रपति जी से। आइए, मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है, अपने नोट्स को आप बनाते हुए चलिएगा, नोट्स नहीं बनाओगे तो मामला गड़बड़ हो जाएगा, क्योंकि बहुत सारे ऐसे फैक्ट होते हैं जो मैं आपको लिखवाता हुआ चलता हूँ। तो जो प्रेसिडेंट है ये आर्टिकल एक्चुअल में 52 से 62 तक चलता है, लेकिन बीच बीच में आर्टिकल इसके आते रहेंगे, ठीक है ना, जहां इसकी जो पावर्स होती हैं वो मैं आपको बताऊंगा। चलिए, तो पहला आर्टिकल 52 ये कहता है देयर शैल बी ए प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, भारत का एक राष्ट्रपति होगा, ऐसा लिखा है आर्टिकल 52, यानी आर्टिकल 52 कहता है भारत में एक राष्ट्रपति का पद होगा, ठीक है। आर्टिकल 52 में अगर हम बात करें कि जो ये राष्ट्रपति का पद है, आर्टिकल 52 के तहत जो भारत का राष्ट्रपति होगा, ये हमने कहां से अडॉप्ट किया है, तो ये हमने लिया है अमेरिका से। ये क्वेश्चन बहुत बार पूछा गया है, भारत में राष्ट्रपति का पद किससे लिया गया है, तो किससे लिया गया है, यूएस से, अमेरिका से लिया गया है। भारत के राष्ट्रपति को हम क्या कहते हैं, भारत के राष्ट्रपति को कहते हैं हम फर्स्ट सिटीजन ऑफ इंडिया, भारत का प्रथम नागरिक। भारत का प्रथम नागरिक कौन होगा, भारत का राष्ट्रपति होगा। अच्छा, एक वर्ड आता है, ठीक है ना, ये ब्रिटिश क्राउन जो होते ये लिखते थे यहाँ पर डी ज्यूरिक हेड ऑफ यूनियन, यानी कि ये भारत सरकार का अर्ध सरकारी होता था, ठीक है ना। इस बात का मतलब क्या है कि जो जैसे भारत में एक बात देखो, सारे के सारे फैसले लेता है कौन, प्रधानमंत्री लेता है, लेकिन वे सारे के सारे फैसले किसके नाम से, कोई एग्रीमेंट है किसके नाम से होते हैं, राष्ट्रपति के नाम से होते हैं। आप विदेश में जाओगे, भले ही आप MOU साइन करके आओ, लेकिन वे किसके नाम से होंगे, भारत के राष्ट्रपति के नाम से होते हैं, ठीक है ना। चलिए, तो इसी को बोला जाता है। एक होता है डी फैक्टो हेड ऑफ यूनियन, जिसको जैसे भारत में क्या है, ये भारत में चलता है डी फैक्टो हेड ऑफ यूनियन, ठीक है ना, कि वास्तविक रूप से यहां पर कौन शासन करता है, भारत का प्राइम मिनिस्टर करता है। अब आप अमेरिका में जाओगे तो वहां का कौन है, प्रेसिडेंट होता है, तो इसको बोलते हैं डी फैक्टो, और ये होता है डी ज्यूरियो, ठीक है। चलिए, खैर ये वनडे एग्जाम के हिसाब से इतनी इंपॉर्टेंट बात नहीं है, लेकिन अगर आप लोअर PCS या PCS का प्री एग्जाम देते हो तो आपके पास क्वेश्चन बन सकता है। आर्टिकल 53 क्या कहता है, आर्टिकल 53 ये कहता है संघ जो हमारा यूनियन है उसकी जितनी भी एग्जीक्यूटिव पावर्स हैं, सारी की सारी पावर्स किसके पास होंगी, राष्ट्रपति के पास होंगी। ऑल द पावर्स ऑफ द एग्जीक्यूटिव ऑफ यूनियन आर इन द प्रेसिडेंट, संघ की कार्यपालिका की सभी शक्तियां राष्ट्रपति में ही क्या होती हैं, निहित होती हैं, ठीक है ना। यानी कि जितने काम होंगे वो किसके नाम से होंगे, राष्ट्रपति के नाम से होंगे, चाहे कुछ भी कर लीजिए आप, भले प्रधानमंत्री डिसीजन लेंगे, ठीक है ना। आर्टिकल 77 क्या कहता है, द एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ यूनियन इज सीन बाय द नेम ऑफ द प्रेसिडेंट, जितने भी प्रशासनिक कार्य होंगे वे उन सब में कौन दिखाई देगा आपको, राष्ट्रपति दिखाई देगा। भले ही हमारे यहाँ पे नॉमिनल पावर में है, नाम मात्र का शक्ति है राष्ट्रपति पास, लेकिन सारे के सारे काम किसके नाम से होंगे, प्रेसिडेंट के नाम से होंगे। ये आर्टिकल आपको 53 बताता है, ठीक है। चलेंगे आगे, आर्टिकल 54 मोस्ट इंपोर्टेंट है कि जो इलेक्शन ऑफ द प्रेसिडेंट होगा, जो राष्ट्रपति का निर्वाचन होगा वो किस तरीके से होगा। देखो, राष्ट्रपति का निर्वाचन जब होता है तो उसके लिए बनता है एक निर्वाचक मंडल, एक इलेक्टोरल कॉलेज बनता है। तो निर्वाचक मंडल में क्या होता है, इसमें जो पार्लियामेंट, देखो लिखा हुआ है इलेक्टेड मेंबर्स ऑफ द पार्लियामेंट, 2 तरह से होते हैं। आप ये नहीं बोल सकते ऑल मेंबर ऑफ पार्लियामेंट, नहीं, क्योंकि पार्लियामेंट में कुछ ऐसे मेंबर भी होते हैं जो प्रेसिडेंट के द्वारा नॉमिनेट किए जाते हैं, वे इलेक्शन नहीं लड़ते हैं, वे उनको 12 व्यक्ति होते हैं। हालांकि मैं राज्यसभा में आपको अलग से पढ़ाऊंगा। तो जब राष्ट्रपति का इलेक्शन होगा, जाहिर सी बात है जिन लोगों को राष्ट्रपति ने खुद अपॉइंट किया है, रखा है, तो जब इलेक्शन होगा तो उन्हीं को वोट डालेंगे, तो इसलिए उनको बाहर कर दिया जाता है।
पहले लोकसभा में 2 एंग्लो इंडियन हुआ करते थे, अब उसको खत्म कर दिया गया है। तो इसलिए यहाँ पे लिखा हुआ है इलेक्टेड मेंबर्स, ध्यान देंगे इस पे, यानी कि चुने हुए सदस्य जो होंगे पार्लियामेंट के वे इस निर्वाचक मंडल के हिस्सा होंगे, ठीक है ना। इलेक्टेड मेंबर ऑफ स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली, जितने भी भारत के राज्य हैं 28 राज्य हैं, तो 28 राज्य के जो चुने हुए विधायक होंगे, जो विधानसभा के जो लेजिस्लेटिव असेंबली के सदस्य होंगे वे सारे वोट डालेंगे, लेकिन इलेक्टेड डालेंगे। क्या डालेंगे? इलेक्टेड। इसमें आपकी दिल्ली और पुदुचेरी 2 राज्य, क्योंकि यहाँ पे आपको बताइए कि आपकी क्या है, यूनियन टेरिटरी है, ये आपके केंद्र शासित प्रदेश है, तो ये केंद्र शासित प्रदेश है, लेकिन यहाँ पर क्या है, विधानसभा है, यहाँ मुख्यमंत्री बनता है, तो इनके भी इलेक्टेड मेंबर राष्ट्रपति के इलेक्शन में वोट डालेंगे। इसके बाद लिखा है इलेक्टेड मेंबर ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबली ऑफ दिल्ली एंड पुदुचेरी, लिखा हुआ है यहाँ पर। दिल्ली और पुदुचेरी 2 आपके पास केंद्र शासित प्रदेश ऐसे हैं जहां पर विधानसभा है, तो यहाँ के इलेक्टेड मेंबर भी क्या करते हैं, वोट डालते हैं। तो इलेक्टेड वर्ड पे आपको बहुत ज्यादा फोकस करना है, ठीक है। चलिए आगे देखेंगे। तो ये कार्यपालिका के बारे में बात की गई है यहाँ पर, ठीक है ना। अब कार्यपालिका राष्ट्रपति ही करता है, आपको पता है। चलो आर्टिकल 55 में देखते हैं क्या लिखा हुआ है। इलेक्शन प्रोसीजर ऑफ द प्रेसिडेंट, कि राष्ट्रपति का निर्वाचन जो होगा वो किस तरीके से होगा। इससे पहले क्या था कि इलेक्शन में कौन कौन भाग लेगा, है ना, जो इलेक्टरल जो कॉलेज होगा, जो निर्वाचक मंडल होगा उसमें कौन होगा, इसमें बताया गया है। इसमें इसका प्रोसीजर क्या होगा इलेक्शन का, और क्वेश्चन बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, पूछा जाता है भारत में राष्ट्रपति के निर्वाचन की प्रक्रिया, द प्रोसीजर ऑफ द इलेक्शन ऑफ प्रेसिडेंट, हमने कहां से लिया है, इसका सोर्स क्या है, तो इसका सोर्स क्या है, आयरलैंड, ठीक है ना। क्या है, आयरलैंड। और आयरलैंड से हमने क्या लिए हैं, डीपीएसपी भी लिए हैं, राज्य के नीति निर्देशक तत्व भी लिए हैं। दूसरी बात, जो आपका प्रेसिडेंट इलेक्शन होता है ये होता है अप्रत्यक्ष, इनडायरेक्ट इलेक्शन होता है। डायरेक्ट इनडायरेक्ट का मतलब होता है जहां पर जनता डायरेक्टली इन्वॉल्व होती है उसको बोलते हैं डायरेक्ट इलेक्शन। जैसे आपका लोकसभा मेंबर, लोकसभा का आप सदस्य भेजते हो चुन के, आप विधायक भेजते हो चुन के, है ना, आपने बीडीसी मेंबर को चुन लिया, ग्राम के प्रधान को चुन लिया, बाद में मेयर को चुन लिया, तो ये सब क्या डायरेक्ट इलेक्शन है। जहां जनता की भागीदारी नहीं होती है वहां पर उसको क्या बोलते हैं, इनडायरेक्ट इलेक्शन। क्योंकि राष्ट्रपति के इलेक्शन में क्या होता है, राष्ट्रपति के इलेक्शन में वोट डालते हैं इलेक्टेड मेंबर ऑफ पार्लियामेंट, इलेक्टेड मेंबर ऑफ लेजिस्लेटिव काउंसिल असेंबली। तो यहां पर क्या होता है, तो यहां पर लोगों का कोई भी इन्वॉल्वमेंट नहीं होता है। इसका मतलब ये इलेक्शन कैसा होता है, इनडायरेक्ट। और कैसा होता है, सिंगल ट्रांसफरेबल इनडायरेक्ट वोट सिस्टम, यानी कि एकल संक्रमणीय क्या बोलते हैं उसको, अप्रत्यक्ष मतदान प्रणाली, ठीक है ना। तो इस सिंगल ट्रांसफर यानी कि एक ही व्यक्ति को वोट ट्रांसफर किया जाएगा। जैसे आपने मान लिया 2 व्यक्ति खड़े हैं, ए और बी, ये प्रेसिडेंट के इलेक्शन लड़ रहे हैं, तो अभी तक तो आप क्या करते हो, आपको जिसका वोट डालना है आप उस पर टिक कर देते हो। लेकिन राष्ट्रपति के इलेक्शन में आपको यहाँ पर अगर 4 व्यक्ति भी हैं तो आपको अपना प्रेफरेंस देना पड़ेगा। कि जैसे मान लो 3 व्यक्ति हैं ABC, आपको बी वाले को वोट डालनी है तो आप इस पर 1 नंबर डालोगे, फिर दूसरे नंबर पे आप किसको पसंद करते हो, वहाँ पे 2, यानी कि आपको कोई व्यक्ति आया लेकिन उसको वोट डालने हैं C को, तो इसको प्रेफरेंस दे दिया 2। तो इस तरीके से यानी कि आपको वोट पे हर अपने नंबर ही डालना पड़ेगा, ठीक है ना। और जिसके पास 50% + 1 वोट हो जाएगा वो क्या बन जाएगा, हमारा राष्ट्रपति बन जाएगा। तो इस इलेक्शन को वहां तक पहुंचाया जाता है, बस इतना आप समझ लीजिएगा, ठीक है ना। कभी इस पे बाकी पूरे इलेक्शन पे बाकी फिर कभी चर्चा करेंगे। तो ये अप्रत्यक्ष चुनाव होता है। आर्टिकल 56 बताता है टर्म ऑफ द प्रेसिडेंट, कि राष्ट्रपति का जो कार्यकाल होगा वो कितना होगा। तो आपको पता है राष्ट्रपति का कार्यकाल कितना होता है, 5 साल होता है। लेकिन कब से, जिस दिन वो शपथ लेगा, जिस दिन वो ओथ लेगा उस दिन के 5 साल तक वो क्या रहेगा, हमारा राष्ट्रपति रहेगा। अगर अपने प्रेसिडेंट को रिजाइन देना है तो वो रिजाइन किसको देगा, वाइस प्रेसिडेंट को देगा, ठीक है ना। अगर उसको अपना त्यागपत्र देना है तो किसको देगा, वो वाइस प्रेसिडेंट को देगा। उसके बाद देखेंगे 57 की बात करेंगे तो यहां पर लिखा है द प्रोविजन ऑफ री इलेक्शन ऑफ प्रेसिडेंट, की 57 में लिखा है कि जो हमारा राष्ट्रपति होगा उसका जो री इलेक्शन है, उसका जो उपचुनाव है, री इलेक्शन मतलब उसको दोबारा से चुना जा सकता है या नहीं, दोबारा से चुना जा सकता है, यानी कि एक व्यक्ति दोबारा से भारत का राष्ट्रपति बन सकता है कि नहीं बन सकता, इसकी बात की गई किसमें, 57 में। और आप सबको पता है भारत में एक ही व्यक्ति को बहुत बार राष्ट्रपति बनाया जा सकता है, 2 बार, 3 बार, 4 बार, 5 बार। लेकिन अगर हम बात करें इसी के परिप्रेक्ष्य में हमारे यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका की, तो वहां पर एक व्यक्ति केवल 2 बार राष्ट्रपति बन सकता है और एक बार का जो टाइम पीरियड होता है उसका 4 साल का होता है। कितने साल का होता है, 4 साल का होता है। लेकिन भारत में एक व्यक्ति 5 साल के लिए राष्ट्रपति चुना जा सकता है, वो कितनी बार भी राष्ट्रपति चुना जा सकता है, ऐसा हमारा आर्टिकल नंबर कौन बताता है, 57 इज टॉकिंग अबाउट द री इलेक्शन ऑफ द प्रेसिडेंट। आई थिंक ये बात सबको समझ में आ गई होगी। चलिए अब बात करते हैं आर्टिकल 58। तो आर्टिकल 58 बताता है जो हमारा राष्ट्रपति बनेगा तो उस राष्ट्रपति की जो एलिजिबिलिटी होगी, जो उसकी योग्यताएं होंगी वो क्या होगी, जैसे वो भारत का नागरिक हो, सही बात है कि नहीं है, वो भारत का क्या हो, नागरिक हो, वो किसी लाभ के पद पर ना हो,
ठीक है ना, वो लोकसभा का मेंबर बनने के लिए सारी की सारी योग्यताएं रखता हो। तो यानी कि जो ये योग्यताएं पूरी करेगा, जो इसकी एलिजिबिलिटी है किसी आदमी की प्रेसिडेंट बनने की, तो वो वही राष्ट्रपति बन पाएगा। यानी 58 बात करता है उसकी किसकी, एलिजिबिलिटी की, जिसको बोलते हैं हम क्या, योग्यताएं। चलिए 59 बात करता है कंडीशन फॉर द प्रेसिडेंट्स ऑफिस, कि जो हमारे पास राष्ट्रपति हैं, जो उसकी उपलब्धियां हैं, जो राष्ट्रपति का जो भवन है, जो वहां से काम होता है, उसकी जो कंडीशंस हैं, तो इसके बारे में बात करता है। कौन सा आर्टिकल नंबर 59। 60 बेहद इंपॉर्टेंट है। आर्टिकल 60 ये बताता है कि जो हमारे पास राष्ट्रपति होगा, उस राष्ट्रपति को शपथ के बारे में बताता है, द ओथ ऑफ द प्रेसिडेंट, कि राष्ट्रपति का जो शपथ लेने का कार्यक्रम होगा वो किस तरीके से होगा, कौन उसको शपथ दिलाएगा, क्या कार्यक्रम रहेगा। तो आर्टिकल 60 बताता है ओथ ऑफ द प्रेसिडेंट, राष्ट्रपति की शपथ। और ध्यान रखिएगा, भारत में राष्ट्रपति को शपथ दिलाता है कौन, चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया। सर्वोच्च न्यायालय का, सुप्रीम कोर्ट का जो चीफ जस्टिस मुख्य न्यायाधीश होगा, वो क्या करता है, उसको शपथ दिलाता है। अगर वो उपलब्ध नहीं है तो जो सीनियर जज ऑफ सुप्रीम कोर्ट होगा, जो सर्वोच्च न्यायालय का सबसे वरिष्ठ जज होगा, तो वो हमारे प्रेसिडेंट साहब को क्या दिलाएगा, शपथ दिलाएगा। ठीक है ना, ध्यान रखिए, यहाँ पे ऑप्शन में वो वाइस प्रेसिडेंट दे देता है, वाइस प्रेसिडेंट नहीं, भारत के राष्ट्रपति को शपथ दिलाने का काम करता है चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया, भारत का मुख्य न्यायाधीश। और मुझे आप कमेंट में बताएंगे इस टाइम भारत का जो चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया है वो कौन है। ठीक है, चलिए 61 की बात करते हैं। तो 61 में लिखा हुआ है इम्पीचमेंट ऑन द प्रेसिडेंट, कि राष्ट्रपति पर महाभियोग, यानी कि राष्ट्रपति को हटाने के लिए जो प्रोसीजर होता है उसको बोलते हैं इम्पीचमेंट प्रोसेस। क्या बोलते हैं उसको, इम्पीचमेंट प्रोसेस। तो अगर राष्ट्रपति को उनके पद से हटाना है तो देखो, ये तो राष्ट्रपति खुद त्याग पत्र दे दे, ठीक है ना, या राष्ट्रपति की मृत्यु हो जाए, या राष्ट्रपति पर महाभियोग का प्रक्रिया लगाया जाए। ये इम्पीचमेंट कब लगाया जाता है, जब संसद को ये लगता है कि हमारे संविधान का ये क्या कर रहा है, हनन कर रहा है, इसके विरुद्ध जाके काम कर रहा है, तब उस पर लगाया जा सकता है। ठीक है ना, उसको बोलते हैं कदाचार का उल्लंघन हो रहा है ना, वो कदाचार कर रहा है, ठीक है ना, या वो उस काम को करने के सक्षम न हो, योग्य ना हो, तो भी उस पर इम्पीचमेंट प्रोसेस लगाया जा सकता है। हालांकि भारत में आज तक किसी भी राष्ट्रपति पर इम्पीचमेंट प्रोसेस नहीं लगा है, क्योंकि इसको लगाने की प्रक्रिया थोड़ी सी टफ है। दूसरी बात यह है, आपको पता है कि सेंटर में जिस भी गवर्नमेंट की सरकार होगी, जो भी जिस व्यक्ति की सरकार होगी, जिस पार्टी की सरकार होगी, उसी का क्या होगा, राष्ट्रपति होगा। कोई नहीं चाहेगा कि हमारा चुना हुआ राष्ट्रपति पे क्या लगे, इम्पीचमेंट प्रोसेस लगे। ठीक है ना, चलिए आर्टिकल 61 हो गया, राष्ट्रपति पर महाभियोग प्रक्रिया इंपॉर्टेंट है, पूछा जाता है। 62, द वेकेंट पोस्ट ऑफ द प्रेसिडेंट शुड बी रिफिल्ड विद इन द 6 मंथ। अगर किसी भी कारणवश भारत में राष्ट्रपति का पद खाली है तो 6 महीने के अंदर उस पर आपको री इलेक्शन कराना है, कुछ भी कराना है, 6 महीने के अंदर आपको उसको भरना पड़ेगा, ऐसा कहता है आर्टिकल नंबर 62। बताइए इतनी बात समझ में आई या नहीं आई, इतनी बात क्लियर होगी क्या? देखो मैं एक बार फटाफट रिपीट करता हूँ जो इंपॉर्टेंट्स है। आर्टिकल 52 में क्या कहा गया है, भारत का एक राष्ट्रपति होगा। आर्टिकल 53 में क्या कहा गया, जितनी भी उसकी एग्जीक्यूटिव पावर्स होंगी वो किसमें होगी, राष्ट्रपति के अंदर होगी। बात समझ में आई कि नहीं आई? 61 में क्या कहा गया, इम्पीचमेंट प्रोसेस कहा गया कि भाई जो राष्ट्रपति होगा उस पर किस तरह से इम्पीचमेंट प्रोसेस लगाया जा सकता है। 60 में क्या बात की गई है, उसकी शपथ की बात की गई है। ठीक है ना, तो इस तरीके से बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट जो आर्टिकल्स होते हैं वो मैंने आपको बहुत अच्छे से डिस्कस कर दिए। चलिए अब बात करते हैं जो हमारे पास राष्ट्रपति है, तो राष्ट्रपति की जो शक्तियाँ हैं वो क्या क्या है। तो एक तो कॉमन पावर है ना, जो एक ग्राम पंचायत अधिकारी या ग्राम प्रधान के पास भी होती है। तो कॉमन पावर क्या क्या है देखते हैं, इसमें क्या क्या है सामान्य शक्ति में देखेंगे। एग्जीक्यूटिव पावर, कार्यकारी शक्ति, जो हमने पढ़ा आर्टिकल 53 में, सारी सारी एग्जीक्यूटिव पावर किसके पास होती है, हमारे प्रेसिडेंट के पास होती है। फिर मिलिट्री पावर है, सैन्य शक्ति है ना, क्या होती है मिलिट्री पावर। ये कोर्ट मार्शल अगर किसी व्यक्ति को, किसी सैनिक को, किसी ऑफिसर को अगर मिलिट्री लोन ने दिया है तो उसको भी माफ कर सकता है राष्ट्रपति, ध्यान रखिएगा। फिर क्या है, जो विदेशी शक्तियां हैं है ना, फॉरेन पावर्स हैं, विदेशी शक्तियां हैं। इसके बाद हम बात करेंगे जो आपकी लेजिस्लेटिव पावर्स हैं, जो यानी कि विधायिका शक्ति हैं, तो इसकी बात करेंगे। इसके बाद बात करेंगे इसकी कुछ न्यायिक शक्तियां जिसको बोलते हैं जुडिशियल पावर। क्या बोलते हैं, जुडिशियल पावर। भाई किसी को मृत्युदंड दिया गया है तो उसको माफ कर सकता है, किसी को 10 साल की सजा है उसको कम कर सकता है, दंड को कम कर सकता है। ठीक है ना, तो उसको बोलते हैं क्या, जुडिशियल पावर बोलते हैं। पावर ऑफ अपॉइंटमेंट इन द पार्लियामेंट, संसद में नियुक्ति कर सकता है, जैसे 12 MP बना सकता है राज्यसभा में, पहले 2 एंग्लो इंडियन बना सकता था लोकसभा में, तो इसकी नियुक्ति का प्रावधान भी है। और स्पेशल पावर्स ऑन बिल्स, जो राज्यसभा लोकसभा सरकार जो बिल लेके आती है तो उन पर भी इसकी शक्तियाँ हैं, ये इसको पास करे ना करे, अपनी पॉकेट बिटों में रख ले, तो ये बहुत बड़ी यहाँ से आपकी शक्तियाँ हैं जिसमें। अच्छा देखो, ये जो मैंने आपको बताया ये 3 तरह की पावर है। पहला क्या है, विटो पावर,
है ना, वीटो पावर जेब में रख लिया, ना हाँ ना ना, ठीक है ना। एब्सोलूट पावर या एब्सोलूट वीटो 3 तरह से होते हैं, एब्सोलूट वीटो होता है, सस्पेंसरी वीटो होता है और पॉकेट वीटो, जेब में रखना, है ना। कोई बिल आया ना हाँ या ना, उसको जेब में रख लिया, तो क्या बोलते हैं उसको, पॉकेट वीटो। भारत में ज्ञानी जैल सिंह ने इसका यूज किया था, एक पोस्ट ऑफिस बिल आया था, उसके ऊपर आगे डिस्कस करेंगे। चलिए, इसके बाद ऑर्डिनेंस पावर ऑफ राष्ट्रपति, राष्ट्रपति की अध्यादेश शक्ति जारी। भाई तुम कहोगे सर ये ऑर्डिनेंस क्या होता है, अध्यादेश क्या होता है? अध्यादेश वो होता है जब भारत में लगता है हमें किसी कानून की आवश्यकता है, कानून बनाना है, लेकिन हमारे जो हाउस है, हाउस का मतलब घर, घर का मतलब घर नहीं है, मैं बात कर रहा हूँ लोकसभा और राज्यसभा, उसको हम हाउस बोलते हैं। तो जाहिर सी बात जब हाउस हमारे क्या होता है, सेशन चलते हैं, है ना। अभी समर सेशन चल रहा है, विंटर सेशन चल रहा है, मानसून सेशन चल रहा है, तो इसमें बिल पास होते हैं और सेशन हमारे हाउस, हमारे भी सेशन चल नहीं रहे हैं, तो उसमें क्या कहानी होगी, उसमें कहानी ये होगी, जो हमारा राष्ट्रपति होगा वो एक ऑर्डिनेंस लेके आएगा, अध्यादेश, और जैसे अध्यादेश जारी होगा तो वो पूरे देश में एक कानून की तरह काम करेगा। जब हाउस आएंगे, जब सेशन चलेंगे, तब उसको पास करवा लिया जाता है। जैसे इसका सबसे अच्छा एग्जांपल क्या था, जो आपका किसान बिल था, ठीक है ना। चलिए, ये ऑर्डिनेंस होता है और ये कहाँ से मिलता है, ये आर्टिकल 123 में होता है। आर्टिकल 123 में बात की जाती है ऑर्डिनेंस की, काफ़ी इंपॉर्टेंट है, ठीक है। चलिए, आर्टिकल 72, आर्टिकल 72 में क्या है भाई, पार्डन पावर ऑफ द प्रेसिडेंट, राष्ट्रपति को क्षमा करने की शक्ति, किसी की फांसी को माफ कर सकता है, आर्टिकल 72, ठीक है ना। चलिए, इसके बाद इसकी कुछ वित्तीय शक्तियों की बात करते हैं, फाइनेंशियल पावर, वित्तीय शक्तियाँ। आर्टिकल 112 में एनुअल फाइनेंशियल स्टेटमेंट ऑफ यूनियन, संघ का वार्षिक जो बजट होता है, आप उसको बोलते हो बजट, लेकिन बजट शब्द हमारे संविधान में नहीं है। 112 में क्या कहा गया है, एनुअल फाइनेंस स्टेटमेंट ऑफ यूनियन। तो इस पे भी देखो यहाँ मैंने लिख दिया है, इसको बोलते हैं यूनियन बजट, लेकिन बजट शब्द हमारे संविधान में कहीं लिखा हुआ नहीं है। आर्टिकल 112 में लिखा हुआ है एनुअल फाइनेंस स्टेटमेंट ऑफ यूनियन, वार्षिक बजट इसको बोला जाता है, वार्षिक वित्तीय बिल बोला जा सकता है। इसके बाद हम बात करेंगे इमरजेंसी पावर। जैसे मैंने आपको बार बार मैं रिपीट कर रहा था, है ना, जब मैंने आपको इकोनॉमी पढ़ाई थी ऑफलाइन क्लास में, तब मैंने बताया था पहली बार नेशनल इमरजेंसी कब लेगी, दूसरी बार कब लेगी, तीसरी बार कब लेगी, ठीक है ना। तो यही है, तो आर्टिकल 352 के द्वारा ये इमरजेंसी देखो, फिर वही आ गया सारा घूम फिर के, आ गया कि नहीं आ गया। 1962 पहली बार नेशनल इमरजेंसी लगी, जब भारत चीन युद्ध हुआ, बताया था क्या। सेकंड कब लगी, 1971 में, जब भारत पाकिस्तान युद्ध हुआ, बोलो है ना। और 1975 में जब फखरुद्दीन साहब राष्ट्रपति थे, तीसरी बार इंदिरा गांधी ने तब लगाई, इंटरनल डिस्टर्बेंस पे, आंतरिक विद्रोह पे, तो 3 बार नेशनल इमरजेंसी लगी। तो ये कौन लगाता है, राष्ट्रपति लगाता है। किस आर्टिकल से लगाएगा, 352 से लगाएगा। अगर राष्ट्रपति को लगता है कि कोई बाहरी देश या युद्ध कर रहा है या युद्ध करने की संभावना है आंतरिक, तो उसमें ये क्या कर सकता है, अपनी आपातकाल शक्ति का प्रयोग करके पूरे देश में क्या लगा सकता है, राष्ट्रपति शासन लगा सकता है पूरे देश में, है ना। आर्टिकल 356 में क्या है, द प्रोविजन ऑफ प्रेसिडेंट रूल इन स्टेट, राज्य में, जैसे उत्तर प्रदेश एक राज्य है, तो राज्य में भी क्या करेगा, जो यहाँ की सरकार है उसको बर्खास्त कर देंगे और यहाँ पे क्या लगा देंगे, राष्ट्रपति शासन लगा देंगे। बोलो बात समझ में आई कि नहीं आई। तो उसके लिए क्या होगा, जो यहाँ का राज्यपाल होगा वो लिख के भेजेगा, किस राष्ट्रपति जी यहाँ पर क्या हो रहा है, जो यहाँ की सरकार, चुनी हुई सरकार है, वो यहाँ पर शासन करने में असफल है, यहाँ पे वो शासन नहीं कर पा रही है, यहाँ की स्थिति को संभाल नहीं पा रही है, इस सरकार को आप बर्खास्त करो और यहाँ पर अपना रूल चालू करो, तो उसको बोलते हैं राष्ट्रपति शासन, ठीक है ना। चलो, उसके बाद 360, आर्टिकल 360 में क्या है, ये आपका जो फाइनेंशियल इमरजेंसी है, वित्तीय आपात, तो ये लगा सकता है। हालांकि भारत में आज तक वित्तीय आपात नहीं लगा है। दूसरी बात, ये जो हमारे पास इमरजेंसी ये हमने ली है जर्मनी से। कहाँ से ली है, इसका सोर्स क्या है, लिख लीजिएगा, जर्मनी से ली गई है ना। इमरजेंसी कहाँ से ली है हमने, जर्मनी से, ये जर्मनी से ली है, ठीक है ना। तो ये हमारे पास आ जाता। हालांकि ये अलग पार्ट में पढ़ाऊंगा मैं आपको, लेकिन जितनी बातें जहाँ जितनी बार हम इसको रिपीट करते हुए जाएंगे तो आपको बात समझ में आती चली जाएगी, ठीक है ना। तो ये बात हमने की किसकी, राष्ट्रपति की बात की, काफ़ी बड़ा टॉपिक है ये, ठीक है ना। एक बार वीडियो देख लेंगे, 20 मिनट से ज़्यादा तो नहीं होगी, फिर बच्चे बोर हो जाते हैं। वरना फिर हम क्या करते हैं, स्टार्ट वाइस प्रेसिडेंट। हालांकि वाइस प्रेसिडेंट तो मैं करा देता हूँ, बहुत छोटा सा है। उपराष्ट्रपति हमारा आर्टिकल 63 से लगाकर 71 तक है, 63 से लगाकर 71 तक है, तो उपराष्ट्रपति। तो 63 में क्या कहा गया है, 63 में क्या कहा गया है कि देयर शैल बी ए वाइस प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, भारत का एक उपराष्ट्रपति होगा। इसको खत्म करेंगे आज, ठीक है ना। 64 में क्या कहा गया है, द वाइस प्रेसिडेंट इज द एक्स ऑफिशियो चेयरमैन ऑफ द अपर हाउस। अपर हाउस मतलब लोकसभा, राज्यसभा, अपर हाउस मतलब राज्यसभा, ऑफ द पार्लियामेंट। साफ साफ कह दिया गया, भारत में जो भी उपराष्ट्रपति होगा वो एक्स ऑफिशियो चेयरमैन, यानी कि जो है वो पदेन अध्यक्ष होगा। किसका होगा, राज्यसभा का होगा। और राज्यसभा को हम क्या कहते हैं, अपर हाउस कहते हैं, उच्च सदन कहते हैं। क्या कहते हैं उसको, उच्च सदन, अपर हाउस।
जो भी राष्ट्रपति बनेगा वो एक्स ऑफिशियो चेयरमैन होगा, किसका? राज्यसभा का। ऐसा 64 में लिखा हुआ है। बोलो बात समझ में आ गई क्या? दूसरी बात, कभी भी भारत में उपराष्ट्रपति को सैलरी नहीं मिलती है, उसको सैलरी मिलती है एज ए चेयरमैन ऑफ राज्यसभा। ध्यान रखिएगा, बहुत बार क्वेश्चन पूछा गया है। बताइए भारत का उपराष्ट्रपति जो वेतन पाता है वो वेतन किसके रूप में पाता है? उपराष्ट्रपति के रूप में कभी वेतन नहीं पाता है, वो पाता है किसका? एक्स ऑफिशियो चेयरमैन ऑफ राज्यसभा। राज्यसभा के अध्यक्ष के रूप में उसको क्या मिलती है? सैलरी मिलती है। और अगर हम सैलरी की बात करें तो हमने बात की थी शेड्यूल नंबर 2 में बात की थी, अगर आपको याद होगा जब मैंने आपको शेड्यूल्स पढ़ाई थी। चलिए 65 में क्या कहा गया है? इन द एब्सेंस ऑफ द प्रेसिडेंट द वाइस प्रेसिडेंट विल होल्ड हिज ड्यूटीज। अगर राष्ट्रपति नहीं है तो उसकी अनुपस्थिति में जो उपराष्ट्रपति होगा वो राष्ट्रपति के कर्तव्यों का निर्वहन करेगा। उसको सारी फैसिलिटी वही मिलेंगी जो किसको मिलती हैं? राष्ट्रपति को मिलती हैं। ऐसा कौन बताता है? आर्टिकल 65 ऐसा बताता है। बात समझ में आ गई क्या? चलेंगे 66, इलेक्शन ऑफ द वाइस प्रेसिडेंट। राष्ट्रपति का जैसे इलेक्शन हुआ करता था ऐसे उपराष्ट्रपति को हम कैसे इलेक्ट करेंगे, और ऐसा बताया गया है 66 के अंदर। तो इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया कराएगा, और ये भी सिंगल ट्रांसफरेबल इनडायरेक्ट वोट सिस्टम होगा, जो हमने वहां पढ़ा था एकल संक्रमण मतदान प्रणाली। लेकिन इसमें सारे के सारे लोग भाग लेंगे। वहां पे तो इलेक्टेड मेंबर थे जो चुन के आए थे, लेकिन यहां पर पार्लियामेंट सिस्टम के जितने लोग हैं, लिखा हुआ है देखो, पढ़ते हैं, ऑल मेंबर्स ऑफ लोकसभा एंड राज्यसभा। लोकसभा के सभी सदस्य, राज्यसभा के सभी सदस्य भाग लेंगे। और एक बात और, वहां पर तो आपके स्टेट के, जो स्टेट था, राज्य था, उसके विधायक भी भाग लेते थे, लेकिन यहां उसके विधायक भाग नहीं लेंगे। केवल लोकसभा और राज्यसभा के ऑल मेंबर्स, देखो इलेक्टेड मेंबर्स नहीं है, सारे के सारे सदस्य इसके भाग लेंगे। बताइए बात समझ में आ रही है क्या? कोई दिक्कत यहां तक? चलेंगे इसके बाद 67 में क्या लिखा हुआ है? 66 है शायद, ये इसकी क्वालिटीज है ना, कि किसकी योग्यताएं क्या होंगी। 67 देखेंगे, जो वाइस प्रेसिडेंट का टर्म होगा उसका कार्यकाल कितने साल का होगा? 5 साल का होगा। अगर इसको अपना त्याग पत्र देना है, अगर इसको अपना रिजाइन देना तो किसको देगा? प्रेसिडेंट को देगा। प्रेसिडेंट को देना है तो वाइस प्रेसिडेंट को, और वाइस प्रेसिडेंट को देना है तो प्रेसिडेंट को। आपस में ऐसे ये रिजाइन खेलते रहेंगे अगर इनको देना है तो। वैसे कोई नहीं देगा, आपको पता है 5 लाख रुपए प्रति वर्ष सैलरी मिलती है, प्रति माह सैलरी मिलती है, टैक्स फ्री होती है, तो 3 करोड़ रुपए बन जाते हैं, ठीक है ना। और भारत का प्रथम नागरिक है, जितनी सुविधाएं मिलेंगी, फिर इनको पेंशन भी मिलती है ना, इनको क्या मिलती है? पेंशन भी मिलती है, क्योंकि भाई लोक सेवक हैं, इतना ज़बरदस्त काम करते हैं जनता के लिए, दिन रात मेहनत करते हैं, तो पेंशन के हकदार तो असली में हमारे पॉलिटिकल जो लीडर्स होते हैं वही होते हैं, ठीक है ना। जो कंपटीशन की तैयारी करता है, इतनी मेहनत से कंपटीशन की तैयारी करता है, एग्जाम निकालता है, करोड़ों बच्चे, लाखों बच्चे फॉर्म भरता है, उसमें से कुछ ही बच्चे जाते हैं, तो उनको पेंशन की आवश्यकता भी नहीं होती, क्योंकि वो काबिल होते हैं, वो पढ़े लिखे हैं तो काबिल है, कुछ ना कुछ अच्छा नौकरी के बाद भी कर ही लेंगे, ठीक है। चलिए आगे देखेंगे 67B में क्या लिखा हुआ है? इम्पीचमेंट ऑफ द वाइस प्रेसिडेंट। राष्ट्रपति पर भी महाभियोग, उपराष्ट्रपति पर भी महाभियोग लगाकर उसको हटाया जा सकता है। लेकिन ध्यान रखेंगे, इस पे महाभियोग लगाने का जो काम है सारा किसका है? राज्यसभा का है। राज्यसभा इस पे इसको हटा सकती है। 68 द वैकेंट पोस्ट ऑफ द वाइस प्रेसिडेंट शुड बी रिफिल्ड इमीडिएटली। तो जो राष्ट्रपति का जो पद है उसको भी भरने की बात की गई है 68 के द्वारा। इसका ओथ सिस्टम है ना, इसका शपथ का कार्यक्रम कहां पर? 69 में। लेकिन हमारे वाइस प्रेसिडेंट को शपथ कौन दिलवाता है? राष्ट्रपति। राष्ट्रपति को कौन दिलवाता है? चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया। और वाइस प्रेसिडेंट, उपराष्ट्रपति को कौन दिलवाता है? भारत का राष्ट्रपति। यानी कि वाइस प्रेसिडेंट टेकन ऑथ बाय द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। भारत का उपराष्ट्रपति राष्ट्रपति के द्वारा क्या लेगा? शपथ लेगा। आर्टिकल 71 द इलेक्शन ऑफ वाइस प्रेसिडेंट कैन नॉट बी पोस्टपोन्डेड ऑन द बेसिस ऑफ लेस मेंबर अवेलेबल ऑफ द पार्लियामेंट। अगर आपके पास संसद में कम सदस्य हैं तो उसके बिहाफ पर कभी भी उपराष्ट्रपति का जो इलेक्शन है उसको पोस्टपोन नहीं किया जा सकता, जितने हैं उसके बिहाफ पर ही आपका इलेक्शन होगा। तो ऐसा आर्टिकल 71 में कहा गया है, ठीक है ना। तो ये बात हमने किसकी बात की है? ये हमने बात की है वाइस प्रेसिडेंट की। तो आज मैंने आपको राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति पढ़ाया है, बेहद इंपॉर्टेंट है। और इसके बाद अब हम बात करूंगा मैं एग्जीक्यूटिव, यहाँ पे प्रेसिडेंट होगा, लोकसभा होगा, राज्यसभा होगा। तो नेक्स्ट लेक्चर में मिलते हैं, तब तक के लिए टेक केयर, थैंक यू, जय हिंद, जय भारत।